वंडरलिन एक मैजिकल पावर यूजर है जो कि एक फैंटेसी दुनिया पे रहता है। वो अपने पावरफुल स्पेल का यूज अपने लोगों की भलाई के लिए करता है। जब वो खेतों में काम करने से ब्रेक लेता है और अपनी 4 सुंदर पत्नियों के साथ आराम करता है, तब हमें पता चलता है ये सब 10 साल पहले शुरू हुआ था, जब वो बस एक आम सा ऑफिस वर्कर था जापान में। एक थका देने वाला दिन के बाद वो खाना खाते खाते सो गया और एक दूसरी दुनिया में एक 6 साल के लड़के के शरीर में पहुंच गया, जिधर एक पार्टी चल रही होती है जिसमें बहुत सारे मेहमान और स्वादिष्ट खाना होता है। उसने सोचा कि ये बस एक हाइपर रियलिस्टिक सपना है और वो अपनी बोरिंग और ब्रोक लाइफ में वापस लौटने के लिए वापस सोने लगी, लेकिन एक आदमी ने उसे जगा दिया और सभी मेहमान के सामने ले गया। वंडरलिन को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। सभी बड़े लोगों के सामने जो उसे घूर रहे थे, तभी उधर उसका बड़ा भाई एरिक आया और उसे बचा लिया। उसने सभी को बताया कि ये उसका छोटा भाई वंडरलिन बाउमिया वेल है। हाँ गाइस, वंडरलिन का इतना ही बड़ा नाम है, इसी वजह से मैं अभी से उसको वेल कह के बुलाऊंगा। वेल को पता चलता है कि वो एक नोबेल परिवार का सबसे छोटा बेटा है और इधर उसके सबसे बड़ा भाई कार्ट का शादी हो रहा है। उसने सोचा कि अब वो बहुत ज्यादा ऐश और आराम की जिंदगी जिएगा, लेकिन अगले ही दिन उसे पता चलता है कि उसका परिवार इतना ज्यादा गरीब है कि बस और कुछ दिन लगेगा उनको रोड पे आने के लिए। एरिक उसे बताता है कि उन्होंने सालों तक पैसा बचाकर ये शादी की है और अब फिर से वही गरीबी की जिंदगी जीना है। वेल इतना तकलीफ कम नहीं था क्योंकि एक और शौक उसके लिए वेट कर रहा था, जब उसे पता चलता है कि उसके डैड का और 7 बेटा है। बेचारा वेल हैरान रह गया ये जानकर कि वो एक गरीब नोबेल का 8 नंबर सन है और इस बात से उसे डिप्रेशन हो गया क्योंकि उसका पिछला जिंदगी इससे बेहतर था। एक दिन वेल देखता है कि एरिक और उसका 2 और भाई घर छोड़कर जा रहा है क्योंकि सब लोग कुछ बड़ा करना चाहता है, क्योंकि सब कुछ बड़ा भाई कार्ट ने शादी के बाद इनहेरिट कर लिया है। सब बाकी भाइयों को इस वजह से नोबेलिटी छोड़कर नौकरी करनी होगी। उसका भाई उसे बताता है कि जब वो बड़ा हो जाएगा उसको भी ये सब कुछ करना पड़ेगा। वेल अपनी जिंदगी बदलने का तरीका ढूंढने लगता है और एक दिन उसे लाइब्रेरी में क्रिस्टल बॉल और एक लीफलेट मिलता है। उसमें लिखा होता है कि ये किसी पर्सन की मैजिक एप्टीट्यूड चेक कर सकता है। वेल सोचता है कि ये मजाक है क्योंकि 1000 में से सिर्फ एक पर्सन मैजिक यूज कर सकता है। फिर भी वो ट्राई करता है। पहले तो कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो हार मानकर छोड़ने लगता है तो बॉल रेनबो जैसे चमकने लगती है। वेल समझ जाता है कि वो एक विज़र्ड है एंड अब उसे एक टीचर की जरूरत है। वो मैजिक के ऊपर किताबें ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। जब उसके डैड लाइब्रेरी में आता है तो वेल उनसे स्पेल बुक्स के बारे में पूछता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि उसका डैड एक अनपढ़ है। बाद में वो बाहर आके अपनी नॉलेज से मैजिक यूज करने की कोशिश करता है, जो वो टीवी में एनिमे पे देखा था, लेकिन वो बार बार फेल हो जाता है। बट तभी उसके सामने एक अजीब सा आदमी चला आता है। वो बताता है कि उसने वेल की मैजिक एनर्जी को महसूस की है। तभी वेल को अपनी माँ की बात याद आती है जो उसे कही थी कि अनजान लोगों से बच के रहो। तो वो अपनी लकड़ी उस आदमी पर पॉइंट करता है, लेकिन वो आदमी उसकी लकड़ी को दूर फेंक देता है और अपना नाम बताता है। उसका नाम है अल्फ्रेड एंड वो एक मैजिशियन है। वो जो लकड़ी वो दूर फेंका था, वो लकड़ी सीधा जाके एक पत्थर के ऊपर गिरता है एंड वो बड़ा सा पत्थर एक सुकर के ऊपर जाके गिरता है, जो बहुत ज्यादा गुस्से में उन दोनों की तरफ दौड़ के आने लगता है। वेल डर जाता है एंड भागने की कोशिश करता है, लेकिन अल्फ्रेड उसे पकड़कर कहता है कि अपनी मैजिक का इस्तेमाल करो। अल्फ्रेड उसकी मदद करता है ताकि वो अपनी मना को कंट्रोल करके अपने विंड पावर का इस्तेमाल कर सके एंड ऐसा ही होता है। वेल अपना विंड पावर का इस्तेमाल करके उस सुकर को दूर धकेल देता है। वेल हैरान रह जाता है जब अल्फ्रेड उसे पहली बार मैजिक यूज करने के लिए बधाई देता है। उसने अपना इंट्रो दिया कि वो एक पुराना कोर्ट मैजिशियन था। उसने शॉक्ड वेल को बताया कि उसमें इतना ज्यादा टैलेंट है कि वो एक ही दिन में उससे भी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। वेल को उसकी बात यकीन नहीं हुआ। जंगल में बैठकर जब वो चाय पी रहे थे तब वेल की आंख फटी की फटी रह गई, ये देखकर कि मरा हुआ सुकर मैजिशियन के छोटे से पाउच में कहीं गायब हो गया। अल्फ्रेड ने कहा कि वो अपने मैजिक का ज्ञान वेल को देना चाहता है, जो सुनकर वेल दोबारा से हैरान हो गया। पर मैजिशियन ने समझाया कि उसे बस एक अच्छे स्टूडेंट चाहिए जो उसकी विरासत को आगे ले जाए। उसने उसे ये भी कहा कि इसे सीखने के लिए वेल को उसको कुछ देना नहीं पड़ेगा। ये सुनकर वेल एक ही झटके में तैयार हो गया उनका स्टूडेंट बनने के लिए। अल्फ्रेड ने वार्निंग दी कि मैजिक को राज रखना होगा, वरना बहुत सारे मुश्किल पैदा हो सकते हैं। उसने ये भी समझाया कि अगर लोग जान गया कि उसके पास मैजिक पावर है तो उसके बड़ा भाई कार्ट और उसके बीच में लड़ाई हो सकता है, क्योंकि लोग चाहेगा कि उनका नेक्स्ट लॉर्ड कोई मैजिशियन बने। वेल ने उसकी बात को मान लिया और अगले दिन से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। सबसे पहले अल्फ्रेड उसका माना को मेजर करना चाहता था। उसने वेल के हाथ को पकड़ लिया और अपनी माना के साथ कंपेयर किया, लेकिन अल्फ्रेड हैरान हो गया ये जानकर कि वेल की माना रिजर्व उससे भी ज्यादा थी। अगले दिनों से वेल ने मेहनत से मैजिक सीखना शुरू किया। वो फायर मैजिक का यूज पत्थरों पर करता था। अल्फ्रेड उसकी पावर देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। वो कहता है कि आमतौर पर लोगों को इस लेवल तक पहुंचने के लिए कई महीनों लग जाते हैं। अल्फ्रेड खुश होकर पहाड़ का कुछ वेजिटेबल्स उसे दे देता है ताकि वो अपने परिवार का पेट चला सके, लेकिन इससे उसका बड़ा भाई कार्ट बहुत ज्यादा जेलसी फील करता है। अगले दिन अल्फ्रेड की मदद से वेल ने हवा में उड़ना
सीखा। उसने अपनी आंख बंद करके एक बार्ट को लोकेट किया और अपनी मैजिक से एक पत्थर फेंका और उसे पकड़ लिया। एल्फ्रेड फिर से वेल की टैलेंट देखकर हैरान रह गया। अगली पल हम देखते हैं कि दोनों ने रोस्टेड बार्ट खाया और वेल ने एकदम प्राउड से बताया कि वो ये मसाला जंगल से लाया है। लेकिन एल्फ्रेड ने उसे समझाया कि एन्चेंटेड जंगल में जाना खतरनाक है क्योंकि वहाँ मॉन्स्टर उसकी जान ले सकते हैं। अब कुछ दिनों बाद वेल ने वाटर मैजिक सीखा। एल्फ्रेड को लगा कि काट उस पर नजर रखता है क्योंकि उसको डर है कि कहीं वेल एक मैजिक यूजर न निकल जाए और इधर का लॉर्ड न बन जाए। लेकिन वेल ने कहा कि उसका लॉर्ड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एल्फ्रेड ने सजेस्ट किया कि वो एक एडवेंचरर बन जाए। वेल को ये आइडिया तुरंत पसंद आया और उसने अपना फ्यूचर का एडवेंचरर का जो सपना था वो देखना शुरू कर दिया। वेल तब हमें पता चलता है कि एल्फ्रेड खुद एक कर्ज से लड़ रहा है जो उसकी जान भी ले सकता है। कुछ दिन बाद वेल ने अपने परिवार को बताया कि वो एक एडवेंचरर बनेगा, लेकिन उसके डैड के पास एकेडमी में भर्ती होने के लिए पैसा नहीं था। अगले दिन वेल ने एल्फ्रेड से कहा कि वो अपने कॉलेज के फीस के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। एल्फ्रेड हंसा और उसने कहा कि ऑनलाइन पर्सन बनने के बजाय वो मर्चेंट गिल्ड ज्वाइन कर सकता है। एल्फ्रेड ने वेल को समझाया कि जल्दी काम शुरू करो क्योंकि उसे फ्लाइंग और टेलीपोर्टेशन मैजिक जल्दी सिखाना है। उसने वेल को आसमान में ले जाकर पूरी दुनिया को दिखाया जो एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। उस रात एल्फ्रेड को ये महसूस होता है कि उसका जो ये कर्ज है वो और ज्यादा तेज हो रहा है और उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। अगले दिन वो वेल से कहता है कि अब उसे और कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वेल बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड जमीन पर गिर जाता है क्योंकि वो अपने गुरु से इतना जल्दी दूर नहीं होना चाहता था। वो एल्फ्रेड से गुजारिश करता है कि वो उसके साथ रहे, लेकिन एल्फ्रेड कहता है कि उसने अपना सारा का सारा ज्ञान उसे दे दिया है और वो उसकी ये बात को नहीं मानेगा। उसी रात डिनर के दौरान वेल सिर्फ अपने मास्टर के बारे में ही सोचता रहा। तभी उसका डैड एक रूमर के बारे में बताता है कि जंगल में एक ज़ॉम्बी को देखा गया है एंड ये ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है एंड ये इंसानों की तरह दिखते हैं एंड बात भी करते हैं, लेकिन उनके शरीर ठंडा होते हैं एंड उनका स्किन बहुत ज्यादा पीली होती है। ये सुनकर वेल को एल्फ्रेड का याद आता है जिसका शरीर भी ठंडा था और चेहरा पीला और उनकी हरकतें धीमी धीमी थी। वेल तुरंत जंगल की तरफ उड़ता है अपने मास्टर को ढूंढने के लिए, लेकिन वो गिर जाता है। तब एल्फ्रेड उसे बचाने के लिए उधर आता है। वेल अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि एल्फ्रेड मर चुका है। वेल एल्फ्रेड को कहता है कि जंगल में रहना खतरनाक है, तुम चलो मेरे घर। लेकिन तभी एल्फ्रेड उसे सब कुछ सच बताता है कि वो वही इंटेलिजेंट ज़ॉम्बी है जिसके बारे में लोग रूमर फैला रहे हैं। वेल ये सुनकर टूट जाता है। एल्फ्रेड अपनी कहानी सुनाता है कि 5 साल पहले वो ड्यूक के कोर्ट मैजिशियन था। जब ड्यूक का बड़ा बेटा एक खतरनाक बीमारी के शिकार हो गया तो एल्फ्रेड और बकी के सेना इनचार्टेड जंगल में एक रेयर हार्ब लाने गया था, लेकिन वहाँ के मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा थे। एल्फ्रेड अकेले ही उनसे लड़ा और ड्यूक को बचाते हुए अपनी जान दे दी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली जिस वजह से वो एक ऐसा ज़ॉम्बी बन चुका है। उसकी सिर्फ एक ही इच्छा था कि उसे एक अच्छा स्टूडेंट मिले जो उसकी विरासत को आगे ले जाए एंड उसकी ये इच्छा पूरी हुई जब वो वेल से मुलाकात की। एल्फ्रेड माफी मांगता है कि पहले वो सच नहीं बताया था क्योंकि उसे डर था कि कहीं वेल भाग ना जाए। अब एल्फ्रेड अपने स्टूडेंट से एक आखिरी गुजारिश करता है। एल्फ्रेड वेल से कहता है कि वो होली मैजिक का यूज करके उसे एकदम प्यूरिफाई कर दे, वरना वो जल्दी ही एक असलियत में ज़ॉम्बी बन जाएगा एंड खुद से कंट्रोल खो बैठेगा। वेल रो पड़ता है एंड अपने गुरु को छोड़ने से मना करता है, लेकिन तभी एल्फ्रेड अपना गलता हुआ शरीर उसे दिखाता है और कहता है कि उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। वेल मजबूरी में होली मैजिक का यूज करता है जिस वजह से एल्फ्रेड को और ज्यादा तकलीफ होने लगता है, लेकिन एल्फ्रेड कहता है कि इतना नहीं और ज्यादा शक्ति लगाओ ताकि वो पूरे का पूरा प्यूरिफाई हो जाए। इधर वेल को पुराना सब कुछ दिन याद आने लगता है अपने सेंसे के साथ, मतलब एल्फ्रेड के साथ बिताया हुआ हर एक पल उसे याद आता है और वो पूरी शक्ति से अपना मैजिक का यूज करता है। इधर एल्फ्रेड का शरीर इस वजह से घुलने लगता है। वो अपनी आखिरी पलों में वेल का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि हमेशा अपना बेस्ट देना एंड अपने फ्यूचर में एक बढ़िया इंसान बनना। वेल बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है एंड रो पड़ता है अपने मास्टर को खोने के बाद, लेकिन वो अपने आंसू पोंछता है एंड खुद से ये प्रॉमिस करता है कि वो एल्फ्रेड की उम्मीद पर खड़े उतरेगा। वो अपनी मैजिक का प्रैक्टिस एकदम जी जान लगा के करता है जिस वजह से वो यकीन नहीं कर पाता है कि कैसे 7 साल बीत गया है। अब वेल का उम्र 12 साल है एंड वो अपनी गरीब परिवार को छोड़कर एक न्यू जिंदगी शुरू करने के लिए एडवेंचर एकेडमी जाता है। एकेडमी पहुंचकर उसे स्कॉलरशिप क्लास में एडमिशन मिलती है जहाँ पर कई अच्छे स्टूडेंट्स भी होते हैं। सब अपना इंट्रो देता है, लेकिन 2 लड़कियाँ लुइस एंड सुजन जो सबका ध्यान खींच लेती है क्योंकि वो दोनों उन परिवार से आती है जो ड्यूक के लिए मार्शल आर्टिस्ट का काम करते हैं। जब वेल की बारी आती है तब उसे पता चलता है कि गाँव में इतने साल तक रहने की वजह से उसका जो बोलने का स्किल है ना वो खराब हो चुका है। अपना इंट्रो देते वक्त वो अटक जाता है एंड इधर किसी को उसकी परवाह नहीं होता, जो देखकर वेल सोचता है कि इधर दोस्त बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। क्लास शुरू होता है और इंस्ट्रक्टर सबको पार्टी रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉर्म देता है और बताता है कि ट्रेनिंग इसी से ही शुरू होगी। वेल सोचता है कि कोई भी उसको पार्टी में नहीं लेगा क्योंकि वो एक गाँव का लड़का है, लेकिन वेल को ये नहीं पता कि सभी लोग उसके बारे में सोच रहा है क्योंकि उनके नजर में वो क्लास का अकेले मैजिशियन है जिसके पास टॉप लेवल का स्किल है। लंच ब्रेक में लुइस और सुसन अपने दोस्त आरविन के साथ बात करती है कि वेल को
उनके टीम पे लेना चाहिए क्योंकि वो उन्हें इजीली कैरी कर लेगा। वो खुद को क्लास के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट समझती है क्योंकि वो अपने शरीर को मैजिक से रिफोर्स कर सकती है और सोचती है कि वो वेल के लिए बेस्ट टीममेट होगी। बाकी टीम भी वेल को अपने साथ लेना चाहता है लेकिन कोई भी उसके पास जाने का हिम्मत नहीं करता। उन्हें लगता है कि वो एक टॉप जी है और अपने स्टैंडर्ड के नीचे वालों से वो बात नहीं करेगा। अगली क्लास में टीचर कहता है कि जो स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है उन्हें हंटिंग करनी चाहिए क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। लेकिन वो सबको ग्रुप में हंटिंग करने का सलाह देता है क्योंकि अकेले जाना खतरनाक है। हमारे वेल फिर से उदास हो जाता है क्योंकि उसे यकीन होता है कि कोई भी उसे अपने टीम में नहीं लेगा। इधर रिच किड भी उसके पास आने से घबरा रहा था। आरोइन अपने डिल्यूशनल सोच में कहता है कि वेल दूर रहकर उन्हें इवेल्यूट कर रहा है। लुइस भी उसकी बात से एग्री करती है। वो डिसाइड करते हैं कि वो हंटिंग टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा शिकार करके अपने आप को प्रूव करेंगे ताकि वेल के सामने उनकी औकात दिखा सके वेल को। अगली पल वो सबसे ज्यादा मॉन्स्टर मारकर सोचता है कि अब उनके पास वेल को इम्प्रेस करने का एक चांस है। लेकिन जब वेल अपना ढेर सारे शिकार मर्चेंट गिल्ड में जमा करता है तो ये सब कुछ देखकर वो लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। एक स्टूडेंट कहता है कि वेल उनसे अलग लीग में है और उसके साथ रहना बेकार है। ये सुनकर सब लोग हार मान कर चले जाते हैं। इधर वेल असली में सोच रहा था कि वो प्राइज मनी से अपनी क्लास को डिनर खिलाकर दोस्ती करेगा लेकिन जब बेचारा पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि रूम में कोई नहीं है, पूरा का पूरा रूम खाली है। इधर रिच किड्स अपनी हार से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो लोग इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। वो सोचते हैं कि वेल उनके लिए गोल्डन टिकट है उनके फ्यूचर के लिए। वो जंगल में और ज्यादा शिकार करने के लिए जाते हैं ताकि वेल उन सबको एक्नॉलेज करे। इसके लिए वो जंगल के फॉरवर्डन हिस्से में चले जाते हैं लेकिन जल्दी इन तीनों को समझ आ जाता है कि ये लोग बहुत बड़ी गलती कर लिया है क्योंकि एक भेड़िया के झुंड उन्हें घेर लेता है। पूरी कोशिश के बावजूद वो इतने सारे मॉन्स्टर से नहीं लड़ पाते। एक भेड़िया लुइस पर अटैक करता है और आरोविन उसे बचाता है लेकिन खुद घायल हो जाता है। फॉर्मेशन टूट जाती है जिस वजह से सारे भेड़िया उन पर एक ही साथ हमला कर देते हैं। लेकिन लकीली उधर आसपास वेल था। वो अपने ट्रैकिंग मैजिक का यूज करके अपने क्लासमेट को महसूस किया एंड टाइम पर पहुंचकर अपने दोस्तों को बचा लिया एंड साथ ही साथ अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करके सारे भेड़िया को भी मार गिराया। फिर वो तीनों को बचाकर हॉस्पिटल में पहुंचाया जिधर वो लोग वेल से माफी मांगता है एंड कहता है कि उन्होंने उसे बहुत ज्यादा हाई रैंक वाला समझा। उसकी एक्नॉलेजमेंट पाने के लिए वो लोग उसको ही खतरे में डाल दिया। अब उन्होंने अपनी औकात को समझ ली है और कहती है कि वो उसके टीममेट बनने का लायक ही नहीं है। वेल उनकी पार्टी ज्वाइन करना चाहता था लेकिन कुछ कहने से पहले ही इंस्ट्रक्टर रूम पे आ जाता है और वो एक खुशखबरी देती है कि ड्यूक ने उनकी क्लास के लिए एक गार्डन पार्टी रखी है। वो पार्टी में जाता है जो ड्यूक अमेडियस ने रखी होती है। ड्यूक सबको इग्नोर करके सीधा वेल के पास आता है। फिर दोनों फ्रेंडली चैट करने लगता है बोमेस्टर फैमिली के बारे में जो उसके वेशल्स है। फिर ड्यूक वेल को पर्सनल बात करने के लिए बुलाता है। वेल अकेले किसी अजनबी के घर में नहीं जाना चाहता इसलिए वो कहता है कि ये जो रिच किड्स है ये मेरा पार्टी का मेंबर है तो वेल उन्हें भी साथ ले जाता है। वहाँ उनकी मुलाकात कोर्ट मैजिशियन ब्रैंड से होती है जो पहले कोर्ट मैजिशियन अल्फ्रेड का टीचर था। वेल ये सुनकर शॉक हो जाता है। ब्रैंड समझाता है कि वो ट्रैकिंग मैजिक का एक्सपर्ट है और वो अल्फ्रेड पर नजर रख रहा था जब वो 12 साल पहले एन्चेंटेड फॉरेस्ट में ज़ॉम्बी बन गया था। ब्रैंड को पता है कि अल्फ्रेड 7 ईयर पहले मर चुका है और ये तभी मुमकिन है जब उसकी इच्छा पूरी हुई हो, यानी एक ऐसी स्टूडेंट से मिलना जो उससे भी ज्यादा पावरफुल हो। सब कुछ वेल की तरफ इशारा करता है और वो मना भी नहीं कर पाता जब ब्रैंड उसके मैजिक पाउच को पहचान लेता है। मैजिशियन और ड्यूक दोनों इमोशनल हो जाते हैं जब अल्फ्रेड की आखिरी पलों की बात सुनते हैं। वेल भी ये सब कुछ याद करके आंसू बहाने लगता है। वो खुद को रोक नहीं पाता। उसके बाद वेल को याद आता है कि एक्सपेडिशन से लाया हुआ सप्लाईज अभी भी पाउच में है और वो उन्हें ड्यूक को वापस कर देता है। रिच किड्स बाहर वेट करते हैं और वो कहानी को सुनकर इमोशनल हो जाते हैं। वो लोग भी समझते हैं कि वेल भी उनकी तरह एक टैलेंटेड इंसान है लेकिन फर्स्ट सन ना होने की वजह से वो सक्सेसन नहीं बन सकता। कुछ देर बाद वेल उनके पास दौड़कर आता है और माफी मांगता है कि बिना सोचे समझे वो उन्हें अपनी पार्टी का मेंबर बोल दिया है। रिच किड्स कहते हैं कि वो पहले वेल की पावर का फायदा उठाना चाहते थे लेकिन अब वो लोग समझ गए हैं कि ये अनफेयर है। वेल कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो उनके साथ पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है क्योंकि उनके साथ रहना मजेदार होगा। ये बात सुन के वो तीनों बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं लेकिन कुछ ही देर में फिर हंसने लगते हैं और वेल को फ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। वेल तभी उधर ड्यूक आता है और वेल को 1000 गोल्ड कॉइन रिवॉर्ड देता है सप्लाईज वापस करने के लिए। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं लेकिन हमारे बेचारे वेल को बाद में समझ आता है कि उसे कितना बड़ा इनाम मिला है। ऊपर से ब्रांड उसे बताता है कि अल्फ्रेड की मेंशन और बाकी सारे सब कुछ चीज अब वो सब कुछ वेल के नाम हो चुकी है। शाम को उस बड़े से मेंशन पे जाता है। वेल सोचता है कि ये घर एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा बड़ा है इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ बुलाएगा। कुछ महीने बाद शाम
समर वेकेशन में वेल अपने फ्रेंड्स के साथ अपना भाई एरिक की शादी में जा रहा था, वो भी एक मैजिक एयरशिप पे। इधर लुइस लेडी गागा जैसे कपड़े पहनी होती है ताकि नोबेल्स का अटेंशन बस लुइस की तरफ ही हो, लेकिन आरोविन डर जाता है जैसे कि वो कोई केवमैन हो जो पहली बार उड़ने वाला एयरशिप देख रहा हो। ब्रांड भी उधर उनके साथ ही होता है एयरशिप पर, जो कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स फुल मजे से पी रहा होता है। वो आरोविन को कहता है कि शिप नहीं गिरने वाला, लेकिन तभी उसे शिप के पास डार्क क्लाउड दिखता है और वो अपनी बात को वापस ले लेता है। वो वेल को क्लाउड्स की तरफ पॉइंट करता है और एक जाइंट स्केलेटन ड्रैगन उनमें से निकल आता है, जिसे देखकर सभी की पैरों तले जमीन निकल जाता है। बाकी पैसेंजर्स भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कैप्टन से मिलने की डिमांड करता है, लेकिन को पायलट बताता है कि ग्रेट मैजिशियन ब्रांड उन्हें इस ड्रैगन से बचाएगा। ब्रांड कहता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि अनडेड को सिर्फ होली मैजिशियन ही प्यूरिफाई कर सकते हैं और उसमें ये टैलेंट नहीं है। लेकिन फिर वो कहता है कि वो एक टैलेंटेड मैजिशियन को जानता है जो होली मैजिक का यूज करता है और वो वेल को इस काम के लिए पुश करता है। इधर वेल बेचारा बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है, लेकिन वो फिर भी एग्री कर लेता है इस ड्रैगन से लड़ने के लिए। बाय द वे गाइस, मैं आपको बता दूं ब्रांड का असली नाम है ब्रूक हार्ट। तब ब्रूक हार्ट शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए रुक जाता है। वेल ड्रैगन की तरफ उड़ता है और अपने मैजिक बैरियर से उसकी डिस्ट्रैक्टिव ब्रीथ को रोकता है। ब्रूक हार्ट भी अपने मैजिक बैरियर से शिप को शील्ड करता है। इधर वेल होली मैजिक से चार्ज करता है, लेकिन ड्रैगन अपना अटैक को बदल देता है। वेल उनके अटैक से बच जाता है और होली मैजिक को कॉन्क्रीट करके एक स्पिरिट बॉम्ब जैसा बनाता है और उसे उस ड्रैगन की तरफ फेंक देता है। उसका होली मैजिक ड्रैगन की सांस को वापस धकेल देता है। ड्रैगन क्रिसमस ट्री की तरह एकदम से चमक उठता है और प्यूरिफिकेशन मैजिक की वजह से ड्रैगन को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। ड्रैगन अपनी बची हुई ताकत से वो वेल पर हमला करता है, लेकिन वेल उसे बहुत आसानी से डॉज करके उसे ब्लॉक करता है। आखिर में ड्रैगन की जो आत्मा था वो निकल जाती है और उसकी हड्डियां बिखर के गिरने लगता है एंड जो बड़ा मैजिक स्टोन उन्हें जोड़ कर रख रहा था वो भी बाहर निकल आता है। शिप के अंदर से ब्रूक हार्ट इशारे से वेल को कहता है कि वो सारी हड्डियां अपने पाउच में भर लो। वेल उन्हें जमा करता है और साथ ही साथ वो चमकदार लाल मैजिक स्टोन को भी ले लेता है। जैसे ही वेल वापस शिप पर आता है, सब लोग अपनी जान बचने की खुशी में पार्टी करते हैं, लेकिन इधर वेल कुछ दिन के लिए आराम करना चाहता है बस। जल्दी ही ब्रूक हार्ट का पुराना एडवेंचरर दोस्त अर्टुअर उधर आता है और वेल को बताता है कि उसे अभी ब्रेक नहीं मिलेगा। तभी ब्रूक हार्ट वेल को अपना एडवेंचरर के दिनों के बारे में बताता है। अगले दिन शिप कैपिटल सिटी में पहुंचती है और ब्रूक हार्ट शिप लैंड होते ही उधर से भाग जाता है आर्टियर को वेल के साथ छोड़कर। थोड़ी देर बाद एक नाइट्स की ऑर्डर आती है और उनका कैपिटल वेल का शुक्रिया करता है ड्रैगन को मारने के लिए और उसे पैलेस चलने के लिए कहता है क्योंकि किंग ने उसे बुलाया है। उसके दोस्त उसे छोड़कर एरिक के घर चले जाते हैं और वेल आर्टियर के साथ पैलेस जाते हैं। वहाँ पर उसे ड्रैगन स्लेयर के रूप में सब लोग वेलकम करता है, लेकिन कुछ नोबेल अभी भी उससे खुश नहीं है क्योंकि सबका अटेंशन अब वेल पर आ चुका है। इस वजह से इधर वेल किंग से मिलता है जो उसे स्केलेटन ड्रैगन को हराने की वजह से उसका शुक्रिया अदा करता है एंड उसे ट्विन ड्रैगन मेडल भी देता है। साथ ही किंग उसे नोबेल बनाकर बैरोनेट का टाइटल देता है। बाद में किंग वेल से सारी ड्रैगन्स के बोन्स और मैजिक स्टोन खरीद लेता है। जनरल और प्राइम मिनिस्टर इस बात पर लड़ाई करता है कि सही प्राइस क्या होगा। जनरल चाहता है कि वेल को ज्यादा रिवॉर्ड मिले, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहता है कि बजट नहीं है। जब उनकी लड़ाई बच जाती है तो पोप बीच में आकर मैटर को सॉल्व करता है और रिवॉर्ड 1.5 लाख गोल्ड कॉइन्स तय होता है। उसी शाम जब वो रिवॉर्ड लेकर पैलेस से लौट रहे होते हैं, एक स्पेयर मार्शल आर्टिस्ट रोड पर शो करके वेल को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है ताकि वो उसे हायर कर ले, लेकिन इधर गार्ड्स उसे खींचकर उधर से ले जाता है और ऑर्टियर वेल को कहता है कि ऐसे बेवकूफ अक्सर आएंगे तो वेल को इन सब की आदत डाल लेना चाहिए। वो ये भी वार्न करता है कि नोबेल्स अपनी बेटियों को उस पर थोपने की कोशिश करेगा, मतलब वेल को वो लोग अपनी दामाद बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन वेल ये सब नहीं चाहता। अगले दिन वो फाइनली एरिक की शादी पर पहुंचता है। दो भाई जो उसके साथ घर से निकले थे वो शिकायत करते हैं कि कार्ट ने दूल्हा दुल्हन के लिए कोई गिफ्ट नहीं भेजा और इस वजह से उनकी फैमिली गेस्ट के सामने बुरी लगेगी। वेल डिसाइड करता है कि वो खुद गिफ्ट का पैसा देगा और रियलाइज करता है कि नोबेल बनना सिर्फ पैसा होने का नहीं बल्कि दिखावा करने का भी है। फिर भी वो खुश होता है कि उसका फेवरेट भाई अब शादीशुदा है। नेक्स्ट डे पोप वेल को अपने घर पे बुलाता है। वेल 200 गोल्ड कॉइन्स को डोनेशन लेकर जाता है। पोप उसकी बिजनेस सेंस से इम्प्रेस हो जाता है और दोनों रिलीजियन और बैप्टिज्म पर बात करते हैं। तभी एक सुंदर लड़की चाय लेकर उधर आती है जो वेल का दिल चुरा लेती है। पोप उसे अपने ग्रैंड डॉटर एलिस के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और वेल बस उसे देखकर समझ जाता है कि वो मैजिक यूज कर सकती है। पोप बताता है कि एलिस होली हीलिंग मैजिक का यूज करती है और अक्सर गरीबों की मदद करती है, इसी वजह से लोग उसे सेंट बुलाते हैं। एलिस अभी नान के ट्रेनिंग में है, लेकिन उसका दादा नहीं चाहता है कि वो चर्च को ज्वाइन करे। वो चाहता है कि एलिस के लिए एक अच्छा सा हस्बैंड मिले। वेल मजाक में कहता है कि उसकी ब्यूटी लड़कों
लड़कों के बीच में कंपटीशन करवा देगी और शायद वो भी ज्वाइन कर ले। वो अपने मजाक पर लगातार हंसता रहता है, पर फिर उसे समझ आता है कि किसी को ये फनी नहीं लगा। लेकिन पोप उसके बातों को बहुत ज्यादा सीरियस ले लेता है और कहता है कि वो उसे अपनी ग्रैंड डॉटर का फियांसे मान लेता है। वेल बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि सिर्फ 1 मिनट में उसका एंगेजमेंट तय हो गया है। अब बेचारा पीछे भी हट नहीं सकता। जब वो घर लौटता है तो उसके दोस्त उसे क्लोन जैसे कपड़ों में देखकर बहुत ज्यादा हंस पड़ता है। जब वो बताता है कि वो बैप्टिज्म के लिए गया था और एंगेज होकर वापस आया है। उन सभी को भी लगता है कि एलिस एक बढ़िया वाइफ मटेरियल है। वेल को पता चलता है कि इस दुनिया में रोमांटिक मैरिजेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता और उसकी किस्मत थी कि उसने लड़की को डिसाइड होने से पहले ही देख लिया है। इधर वेल की न्यू भाभी उसका मेकओवर कंप्लीट करती है और वेल बाहर जाता है नागेट की तरह ड्रेस होकर, ताकि लोग उसे पहचान ना पाए। इधर आरविन उसके साथ होता है जो उसे लगातार उसकी होने वाली वाइफ के बारे में टीज करने लगता है। लेकिन इधर वेल सोचता है कि क्या एलिस उसके बारे में सोचती भी है कि नहीं। बाद में जब वो मार्केट जाता है तो वो जो स्पेयर वाला बंदा अपना स्किल दिखा के वेल को इम्प्रेस करना चाहता था वो उधर चला आता है एंड अपने स्ट्रोकर वाली पावर से वो पहचान लेता है कि ये बंदा वेल है। वो वहीं पर अपने स्पेयर स्किल का दिखावा करने लगता है और सब लोग वेल का रिटेनर बनाने के लिए अट्रैक्ट करने लगता है। वेल थककर घर टेलीपोर्ट होकर चला आता है एंड अपना ये जो क्लोन वाला गेटअप है इसे मिटा देता है। आरविन और एरिक उसे कहता है कि एक रिटेनर रख ले जो सब अनवांटेड कैंडिडेट्स को रोक सके। आरविन सजेस्ट करता है कि वो खुद रिटेनर बन जाए। वेल को आइडिया पसंद आता है और वो तुरंत अपने दोस्त को हायर कर लेता है। आरविन को यकीन नहीं होता कि क्या हो गया, लेकिन वेल कुछ समझाता नहीं बल्कि वो सीधा अपनी फियांसे से मिलने चला जाता है। ओहो, रहा नहीं जाता, लेकिन वो गलती से उसके ग्रैंडफादर के विंडो पर टेलीपोर्ट हो जाता है और साथ ही साथ गिर भी जाता है। वो तब तक वहीं पर रहता है जब तक पोप वापस अपने ऑफिस नहीं चला जाता। जल्दी ही एलिस उसे वही पड़े हुए देख लेती है और उसे रूफटॉप पर ले जाती है प्राइवेट बातें करने के लिए। इधर वेल घबराकर उससे पूछता है कि उनकी एंगेजमेंट के बारे में वो क्या सोचती है। एलिस जवाब देती है कि उसे खुशी है कि वो हीरोइक ड्रैगन सेलर की वाइफ बन रही है। यही वेल के लिए काफी है। अपने दोस्तों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताने के बाद आरविन एरोगेंट हो जाता है क्योंकि अब पार्टी में सिर्फ उसके पास ही जॉब है और लुइस और सुजन पर बोसन करने लगता है और कहता है कि वो वेल से कहकर उन्हें अपना जूनियर्स बना लेगा। लेकिन लड़कियां नहीं चाहती है कि वो अपनी पूरी लाइफ उसके नीचे गुजारे और ये लड़कियां ऊपर उठने का तरीका ढूंढने लगती है। तभी वो एरिक को अपनी वाइफ के साथ प्यार जताते देख लेता है। लुइस सजेस्ट करती है कि उन्हें भी वेल की वाइफ बनने की कोशिश करना चाहिए। सुजन को भी ये आइडिया बुरा नहीं लगता और ये दोनों अपने इमेजिनरी फ्यूचर के सेलिब्रेशन करने लगती है जहाँ उन्हें काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो लोग रिच बन जाएंगे। इधर वेल वापस आता है तो लुइस उसे सीड्यूस करने के लिए एक बेकार सा डांस करने लगती है, लेकिन वेल इस डांस से इरिटेट होके रूम छोड़कर बाहर चली जाती है। वो गिव अप नहीं करती और रात को और मेहनत करती है, पर सुजन शर्मिली है, वो ये सब नहीं कर पाती। वेल उनके विंडो के बाहर होता है और उनकी ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन सुनता है। तभी उसे पोप के बटलर से इन्विटेशन मिलता है। अगले शाम वो पोप के मेंशन पे जाता है और एलिस के साथ एक फैंसी प्राइवेट डिनर करता है। दोनों ऑकवर्ड होते हैं और उनके पास बात करने को कुछ नहीं होता। वेल सिर्फ खाना खत्म करके जल्दी जल्दी निकलना चाहता था, लेकिन बटलर सजेस्ट करता है कि वो अपनी फियांसे को पहले डेट पर शॉपिंग ले जाए। फिर वो एंगेजमेंट रिंग शॉपिंग करने लगता है और वेल एक ऐसे शॉप पे पहुंच जाते हैं जहाँ ज्वेलरी की कीमत बहुत ज्यादा हाई प्राइस है। एलिस कहती है कि उसे उस पर इतना पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक सिंपल रिंग वेल की नजर पकड़ लेती है और वो प्लान बनाता है कि इसे अपनी फियांसे को ये रिंग गिफ्ट करेगा। जब उसे पता चलता है कि ये एक मैजिक रिंग है जिसका प्राइस 300 गोल्ड कॉइन है तो बेचारा सोचता है कि शायद इसे एप्पल कंपनी ने बनाया होगा, लेकिन एलिस के सामने कुल दिखाने के लिए वो बिना बार्गिंग किए उस रिंग को खरीद लेता है। जब वो कैरेज में लौट रहे होते हैं तो एलिस उसके चॉइस को तारीफ करती है और कहती है कि शायद वेल पहले से ही जानता था कि ये एक मैजिक रिंग है, लेकिन वेल कहता है कि उसे सिर्फ लगा था कि ये उस पर प्रीटी लगेगी, इस वजह से वो खरीदा है। एलिस हैरान रह जाती है। तब वेल बताता है कि उसे बहुत ज्यादा बुरा फील होता है जब उसे लोग हीरो बुलाते हैं और उसे उनकी एक्सपेक्टेशन पर खड़े उतरना पड़ता है, लेकिन एलिस के साथ जब वो रहता है तो वो अपने असली आप को महसूस करता है। वो डिसाइड करता है कि रिंग को अपनी मैजिक पावर से चार्ज करेगा। रिंग ग्लो करने लगती है और कैरिज के अंदर मानो कि डिस्को का महल बन जाता है। वेल की मुस्कान देखकर एलिस के दिल में बटरफ्लाई उड़ने लगती है। कुछ दिनों बाद लुइस एंड सुजन अपने प्लान्स को डिस्कस कर रही होती है वेल को सीड्यूस करने का, वो भी आरविन के साथ। तभी एलिस अपने होने वाले पति से मिलने आती है, लेकिन उसे पता चलती है कि वेल इधर नहीं है क्योंकि किंग ने उसे मेंशन में बुलाया है। दूसरी ओर किंग ऑर्डर देता है कि वेल एक ड्रैगन को मार दे। वेल ये सुनकर शॉक्ड होता है क्योंकि अचानक से उसे दोबारा लड़ाई करना पड़ेगा, बट वो किंग की आदेश को मना नहीं कर सकता, जिस वजह से वो राजी हो जाता है। नाइट कैप्टन उसे लैंड डेवलपमेंट प्लान समझाता है जिसमें ड्रैगन और मॉन्स्टर को खत्म करना होगा। सिर्फ पावरफुल मैजिशियन ही ड्रैगन
की ब्रीथ का काउंटर कर सकते हैं, इसलिए वेल और ब्रूकहार्ट को चूज किया गया है एक और टीममेट के साथ। ये बंदा बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा था एंड बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट था। वेल को उस एक्सट्रोवर्ट से थोड़ा सा डर लगता है। ब्रूकहार्ट बताता है कि वो एक्चुअली आर्मस्ट्रांग है, एक प्लेस मैजिशियन। तब आर्मस्ट्रांग उन्हें तुरंत ड्रैगन की लोकेशन पर ले जाता है और आर्मी के साथ जुड़ जाता है। वेल की पार्टी को भी मिशन ज्वाइन करने के लिए ऑर्डर मिलता है ताकि वो छोटे मोटे मॉन्स्टर को मार सके एंड उनके साथ लड़ सके। वेल की टेम्पररी आर्मी में सब वॉरियर्स होते हैं जो उसकी इज्जत कमाना चाहती है और आरोविन को उनका एक टाइप के कमांडर बना दिया जाता है। एलिस भी हीलर के रूप में उनसे ज्वाइन करती है, लेकिन वो वेल से नहीं मिल पाती क्योंकि वो ड्रैगन से लड़ने चला गया होता है। ड्रैगन्स डेन में आर्मस्ट्रांग अपना जोर से रोआर करता है जिससे पूरा गुफा हिल जाता है, जिस कारण ड्रैगन गुस्से में जग जाता है और ऐसी दहाड़ मारता है कि वेल का बाल खड़ा हो जाता है। आर्मस्ट्रांग अपने मैजिक यूज करके एक पावर रेंजर बन जाता है। वो एक मैजिक आर्मर पहन लेता है और एक ह्यूज हैमर को मैनिफेस्ट करके ड्रैगन से लड़ जाता है एंड ड्रैगन को भी पीट देता है। ब्रूकहार्ट वेल से कहता है कि तुम अपना काम शुरू कर दो, नहीं तो आर्मस्ट्रांग का मैजिक खत्म हो जाएगा। वेल एक पावरफुल विंड स्पेल का यूज करता है जिससे ड्रैगन मर जाता है। आर्मस्ट्रांग उसे ग्राउंड पर दबा के रखता है जब तक वेल उसकी बॉडी को लूट के रूप में कलेक्ट नहीं कर लेता। लेकिन ब्रूकहार्ट कहता है कि अभी रिलैक्स करने का टाइम नहीं है क्योंकि ड्रैगन के मरने के बाद जो मॉन्स्टर है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। दोनों तरफ मॉन्स्टर्स के साथ बैटल शुरू हो जाती है और वेल की आर्मी के सोल्जर्स बुरी तरह इंजर्ड हो जाते हैं। एलिस रात भर इंजर्ड को हील करती रहती है और जब उसका मैजिक खत्म हो जाता है तो वो अपनी रिंग में स्टोर्ड पावर का यूज करती है। वो सोल्जर से वेल की बहादुरी के बारे में सुनती है जिसके बाद वो और ज्यादा मोटिवेट हो जाती है। सुबह एक मैसेंजर आता है और डिक्लेयर करता है कि बैटल खत्म हो गई है और सारे मॉन्स्टर मार दिया गया है। लेकिन तब एक और आदमी कहता है कि वेल इंजर्ड है। ये सुनकर एलिस बहुत ज्यादा घबरा जाती है एंड उसे देखने के लिए दौड़ती है, लेकिन वेल बिल्कुल ठीक होता है। एलिस इतना ज्यादा खुश हो जाती है उसे ठीक देखकर कि वो बेहोशी हो जाती है। वेल कुछ देर बाद एक पेड़ के छाया के नीचे उसका होश आती है एंड इधर वेल उसके पास बैठा होता है। तब वेल बताता है कि उसने भी सुना है कि एलिस बहुत ज्यादा बहादुरी से सबको ट्रीटमेंट किया है। दोनों एक इमोशनल मोमेंट शेयर करती है जहाँ एलिस वेल को बताती है कि वो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। तभी आर्मस्ट्रांग भागते हुए आता है और एलिस को उठाकर ले लेता है और हैरन वेल को कहता है कि वो उसकी है। मिशन के सक्सेस के बाद वेल को बैरन का दर्जा मिलता है और एक और ड्रैगन स्लेयर मेडल मिलता है। राजा उसे कैपिटल शिफ्ट होने का ऑर्डर देता है। वो अपना सामान पैक कर रहा होता है, तभी एलिस आती है और घोषणा करती है कि वो कैपिटल में उसके साथ ही रहेगी। लेकिन इधर लुइस एंड सुजन के लिए ये एक बुरी खबर है क्योंकि अब इन दोनों को बहुत ज्यादा परेशानी होगी वेल को सीड्यूस करने में। उन्हें लगता था कि एलिस ऑलरेडी वेल से एंगेज है क्योंकि वो उसके साथ ही रहती थी, लेकिन वेल क्लियर करता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो मौका देखकर एलिस से पूछता है कि अगर उसकी कुछ और वाइफ हो तो उसे कैसे लगेगा। एलिस कहती है कि कोई बात नहीं क्योंकि नोबेल सोसाइटी में ये एक नॉर्मल बात है। लुइस और सुजन को अपना मौका दिखाई देता है और वो वेल से शादी करने का इच्छा जताती है। एलिस भी ग्रीन सिग्नल दे देती है और वेल अपना हाड़ी में एक्सपेंड कर लेता है। कुछ महीने बाद वेल के एक और भाई का शादी होती है। शादी में एरिक उसे मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के बारे में बताता है जो हर 3 साल में कैपिटल पे होता है। वेल इंटरेस्टेड नहीं होता है क्योंकि टूर्नामेंट में मैजिशियन के लिए कैटेगरी नहीं है, लेकिन उसके भाई इंसिस्ट करता है कि एक नोबेल होने के नाते उसे पार्टिसिपेट करना चाहिए। वेल डिसाइड करता है कि वो स्वॉर्डमैन के रूप में रजिस्टर करेगा और अपने बॉडी को मैजिक से स्ट्रॉन्ग बनाएगा। पारो जानता है कि ये अलाउड नहीं है, अगर वो ऐसा करेगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर भी वो पार्टिसिपेट करने का सोचता है क्योंकि उसका भाई जिद करता है। उसके फ्रेंड्स को ब्रूकहार्ट बताता है कि वो भी अपने फैमिली के ऑनर के लिए पार्टिसिपेट करेगा। लुइस और सुजन को बिना मैजिक के अपने बॉडीज को ट्रेन करना पड़ती है और वो तुरंत ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। अरविन आराम कर रहा होता है क्योंकि उसके पास एक सिक्योर जॉब है। ब्रूकहार्ट उसे वार्न करता है कि अगर वो बिकर रहे तो वेल उसे पार्टी से निकाल देगा और रिटेनर की नौकरी से भी निकाल देगा। इधर अरविन डाउट में पड़ जाता है। रात में वेल सबको बताता है कि एलिस भी उनकी पार्टी में हीलर बनकर ज्वाइन करना चाहती है। वो ये भी बताता है कि रेनिंग चैंपियन टूर्नामेंट पे इस बार पार्टिसिपेट नहीं करेगा ताकि दूसरे लोग को भी चांस मिल सके। अरविन सोचता है कि अब वो जीत सकता है और ट्रेनिंग शुरू कर देता है। अगले दिन ट्रेनिंग में वो सबसे आगे निकल जाता है और वेल सबसे कमजोर लगता है। ना वो सही से दौड़ पाता है, ना पुलअप्स और ना ही तलवार चलाना, सब में वो पीछे रहता है जिस वजह से वो ट्रेनिंग छोड़ देता है। लेकिन बाकी सब लगातार प्रैक्टिस करते रहता है। जब वेल उन्हें बताता है कि पिछले बार का चैंपियन वापस टूर्नामेंट पे आ रहा है, ये सुन के अरविन फिर से डिमोटिवेट हो जाता है और ट्रेनिंग बंद कर देता है। लुइस और सुजन उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता है। जब वो वेल से बात करने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि एलिस छुपकर ट्रेनिंग कर रही थी ताकि अपनी कमजोर बॉडी के बावजूद अपने पार्टी के लिए वो बोझ न बने। ये देखकर अरविन को मोटिवेशन मिलता है और वो फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। आखिरकार टूर्नामेंट का दिन आता है। वेल का पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन के साथ होता है जो नाइट कैप्टन भी है। वेल जानता है कि उसके जीतने का कोई चांस नहीं है, इसलिए वो बस चाहता था कि सबके सामने बेइज्जती ना हो। बैटल स्टार्ट होती है। नाइट कैप्टन उसे 1 सेकंड में अपने तलवार की हिट में नॉकआउट कर देता है। वेल शर्मिंदा
जिंदगी से अपने मैजिशियन दोस्तों के पास लौट आता है और फिर अपने फियांसे के साथ चाय पीते हैं जब तक बाकी सब लोग अपना मैच लड़ते हैं। इस तरफ सुजन फाइनल राउंड तक पहुंच जाता है और उसका ओपोनेंट होता है वही स्पेयर फेनेटिक वाला बंदा जो हमेशा वेल का अटेंशन चाहता था। उसका प्लान था कि वो इस लड़की को हरा दे ताकि वो वेल के पार्टी में शामिल हो सके। सुजन को लगती है कि वो उससे काफी स्ट्रॉन्ग और स्किल्ड है और इस वजह से वो उससे जल्दी हार जाती है एंड अपने दोस्तों के पास लौट आती है। वो वेल को स्पेयर फेनेटिक के बारे में बताना चाहती है जिसका नाम रॉडिच है, क्योंकि रॉडिच उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन वेल अभी सो रहा होता है क्योंकि बेचारा रात भर सो नहीं पाया। दूसरी तरफ आरोइन फाइनल तक पहुंच जाता है लेकिन सेमीफाइनल राउंड में उसके हाथ पे चोट आ जाता है। उसका ओपोनेंट फाइनल में नाइट कैप्टन होता है। जब डॉक्टर उससे बैक रूम पे ट्रीटमेंट देता है तो उसे कहता है कि अपने भलाई के लिए वो हार मान ले, लेकिन आरोइन नहीं चाहता था कि उसे पार्टी से निकाल दिया जाए। उसके दोस्त भी वहाँ होते हैं और उसे लंच बॉक्स देते हैं जो वेल ने भेजा होता है, जो उसके लिए एक तरह से शुभकामना थी। ये देखकर आरोइन समझ जाता है कि वेल उसे हारने पर भी पार्टी से नहीं निकालेगा, इसीलिए वो अपने दोस्त के सम्मान के लिए लड़ने का फैसला करता है। लेकिन ऑब्वियसली वो हार जाता है, लेकिन उसकी स्किल्स नाइट कैप्टन को इम्प्रेस करता है जो डिसाइड करता है कि वो आरोइन को और सुजन दोनों को अपने स्टूडेंट बनाएगा। बाद में वेल और लुइस को भी एक मेंटर मिलता है जो उन्हें मार्शल आर्ट सिखाएगा, लेकिन वेल को बुरा एहसास होता है क्योंकि उनका मेंटर और कोई नहीं बल्कि उनका पुराना दोस्त आर्मस्ट्रांग निकलता है जो वादा करता है कि अगर वो उसके बेसिक ट्रेनिंग के साथ बने रहे तो वो उन्हें वन पंच मैन जितना स्ट्रॉन्ग बना देगा। 3 साल पलक झपकते ही निकल जाता है और अब वेल एक एडल्ट बन जाता है। 15 साल का होते ही वो अपनी जिंदगी एक एडवेंचरर के रूप में शुरू कर सकता है। वो सोचता है कि अब 3 साल बाद पहली बार कुछ मजेदार करे। अब तक वो सिर्फ एक लैंडलेस नोबेल था जो किंग के हर हुक्म पर तैयार खड़ा रहता था, लेकिन अब उसे लगता है कि वो अपनी फ्रीडम का मजा ले सकता है। तभी ब्रूकर्ट उधर आता है और एडवेंचरर्स गिल्ड का एक ऑर्डर लाता है। वो कहता है कि उन्हें एक एंशिएंट डंजन एक्सप्लोर करना है। ब्रूकर्ट उनका एडवाइजर बनेगा क्योंकि ये मिशन डेंजरस है। वो वेल और उसकी पार्टी को उस जगह पे ले जाता है जहाँ कुछ साल पहले उन्होंने ड्रैगन को हराया था। वहाँ उन्हें एक गहरा पेट दिखते है, फिर वो सभी उस डेंजन के अंदर घुस जाता है। ब्रूकर्ट बताता है कि गिल्ड ने पहले भी कई सारे ग्रुप्स को भेजा था एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन कोई भी ग्रुप अभी तक वापस इधर से लौट नहीं सका। तो गिल्ड ने ये अंदाजा लगाया कि इस जगह पर एक ड्रैगन है, इसलिए उन्होंने वेल की पार्टी का नाम ड्रैगन बस्टर्स रखा है। लेकिन आयरनिकली सबको ड्रैगन से डर लगता है और सब वेल के पीछे छिप जाते हैं। जल्दी ही उन्हें एक डोर मिलता है जो उन्हें एक खाली रूम में ले जाता है जिसमें एक मैजिक सर्कल बना होता है। ब्रूकहार्ट को लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और वो सबको भागने को कहता है, लेकिन उससे पहले डोर अपने आप बंद हो जाता है। मैजिक सर्कल एक्टिव हो जाता है और उन्हें अपनी जगह पर बंद कर देता है और एक एक करके टेलीपोर्ट कर देता है। किस्मत से सब लोग एक ही जगह पर गिरते हैं जो डेंजन के बिल्कुल नीचे होते हैं। ब्रूकहार्ट को याद आता है कि प्राचीन सिविलाइजेशन ऐसे ट्रैप्स बनाते थे जो इंट्रूडर्स को मजबूर करते थे कि वो मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते ऊपर तक पहुंचे। उसे लगता है कि इधर भी वही सीन चल रहा है। लुइस वेल से कहती है कि वो उन्हें टेलीपोर्ट करके बाहर ले जाए, लेकिन वेल कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि टेलीपोर्टेशन मैजिक तभी काम करता है जब उसे स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट का एग्जैक्ट आइडिया हो। एलिस की टेलीपोर्टेशन शॉक के रिकवर करने के बाद पार्टी पुराने तरीके से यानी सीढ़ियां चढ़ते हुए डेंजन के ऊपर चढ़ने लगती है। जल्दी ही वो एक बहुत बड़ा रूम देखते हैं जिसमें एक आर्मी ऑफ गोलेम सोल्जर्स होती है और जैसे ही वो अंदर जाते हैं पीछे का दरवाजा बंद हो जाता है। तभी गोलेम आर्मी जग जाता है। वेल चाहता था कि उन सबको एक फ्लैशी तरीके से उड़ा दे, लेकिन उसके दोस्त उसे रोकते हैं और कहता है कि अपनी ताकत बॉस से लड़ने के लिए बचा कर रखो। वो अपनी ट्रेनिंग का रिजल्ट दिखाने का फैसला करता है और गोलेम्स को आसानी से हरा देता है। ब्रूकहार्ट उनकी मदद करता है। वो इन मैजिक से गोलेम्स के अटैक को रोककर और वेल को भी वैसे ही करने को कहता है। सुजन गोलेम के लीडर को गिरा देती है और उन्हें कंफ्यूज कर देती है, जबकि लुइस एक मैजिक शॉक वेव से एरिया डैमेज करती है। आर्विन आगे बढ़कर अपने दुश्मनों को कुचल देता है। आखिरकार वो सब गोलेम्स को हरा ही देता है। फिर वो वहाँ पर उन सारे एडवेंचर्स की लाशें देखता है जो पहले यहाँ आए थे। लुइस की सेंस बहुत ज्यादा तेज है, इस वजह से वो सीढ़ियों से कुछ आवाज आती हुई सुन लेती है। जब वो चेक करने जाती है तो उसे और सारे गोलेम्स ऊपर से नीचे आते हुए मिलते हैं। वेल और उसकी पार्टी के पास आराम करने का वक्त नहीं होता। वो फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। कई दिन इसी तरीके से बीत जाते हैं और वो बिना रुके गोलेम से लड़ते रहते हैं। लगातार लड़ाइयाँ और आराम की कमी की वजह से सब लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं, लेकिन वो फिर भी जॉन सीना की तरह हार ना मानते हुए हर एक फ्लोर पर गोलेम को हरा देता है और ऊपर चढ़ता जाता है। आखिरकार वो एक खाली हॉल पर पहुंचते हैं और सोचते हैं कि डेंजन क्लियर हो गया है, लेकिन ब्रूकहार्ट एक विशाल मैकेनिकल ड्रैगन को फ्लोर के बीच में देखकर सबको वार्निंग देता है। तभी ड्रैगन जग जाता है और अपना ब्लास्ट ब्रीथ का यूज करके उन सभी पर हमला करता है, लेकिन ब्रूकहार्ट उसे अपनी मैजिक बैरियर से रोक देता है और वेल भी उसका
साथ देता है। उसी वक्त एंट्रेंस से गोलेम सोल्जर्स आते हैं और सुजन को घायल कर देते हैं। बॉस बैटल शुरू हो जाता है। हारुइन और लुइस गोलेम से लड़ते हैं और इधर एलिस सुजन को हील करती है, जबकि दो मैजिशियंस ड्रैगन के डेडली ब्रीथ को रोकने की कोशिश करते हैं। वेल जानता है कि उनका मैजिक ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, इसलिए वो सजेस्ट करता है कि सब मिलकर अपनी पावर्स कंबाइन करे। ब्रूकार्ट उसकी इस बात को एग्री करता है और अपनी सारी ताकत वेल की शरीर पे डाल देता है ताकि वो एक पावरफुल मैजिक बीम छोड़ सके जो ड्रैगन की ब्रीथ को पीछे धकेल देता है। ब्रूकार्ट थोड़ी देर बाद गिर जाता है, लेकिन अपने पुराने स्टूडेंट की तस्वीर वेल में दिखता है जो अब भी अकेले ड्रैगन से लड़ रहा होता है। ज्यादा देर नहीं लगती कि वेल भी कमजोर होने लगता है और हारने ही वाला होता है। तभी एलिस भागकर उसके पास आती है, शर्माती है और कहती है कि अब वो उसके ऊपर एक स्पेशल मैजिक का यूज करेगी। वो अचानक से उसे किस करती है जो उसकी स्टेमिना और मैजिक को तुरंत रिस्टोर कर देती है, लेकिन एलिस अपनी सारी ताकत खो देती है एंड बेहोश हो जाती है। वेल उसे अपनी बाहों में पकड़ता है और समझता है कि अब उसके पास एक स्पेशल पावर है, वो है द पावर ऑफ लव, जिससे वो एकदम ओवर पावर हो चुका है। अब उसकी मैजिक बीम ड्रैगन की ब्रीथ को ओवरटेक कर देती है और ड्रैगन के सिर को ही उड़ा देती है और उसे डीएक्टिव कर देती है। जैसे ही बॉस गिरता है तो गोलेम सोल्जर्स भी रुक जाते हैं। इधर वेल भी गिर जाता है। अपनी जीत सेलिब्रेशन करने से पहले उसके दोस्त उसे और एलिस को एक रेस्ट रूम पे ले जाते हैं। इधर ये दोनों लड़कियां कहती है कि एलिस को वेल को हिल करने के लिए किस करने की जरूरत नहीं थी, उसे लगा कि वो अब मरने वाली है, जिस वजह से वो वेल को किस किया था। आरुइन लुइस और सुजन को कुछ एक्साइटिंग दिखाने के लिए ले जाता है और थके होने के बावजूद भी वो उसके साथ चले जाते हैं। वेल उनके शोर सुनकर उठ जाता है और अपने फियांसे को भी उठाकर उसके साथ ही ले जाता है और ब्रूकहार्ट के पास जाता है जो एक लाइब्रेरी में कुछ रिसर्च कर रहा होता है। ब्रूकहार्ट बताता है कि ये डेंजन एक एंशिएंट सिविलाइजेशन के ग्रेट मैजिशियन ने बनाया था, जिसमें उसने अपनी लेगेसी देने के लिए एक टेस्ट बनाया था। वेल को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसी कौन सी वैल्यूएबल चीज होगी जो इतनी खतरनाक टेस्ट के पीछे छुपाई गई है। वेल तभी उसके दोस्त उसे तुरंत दिखाता है। वो उसे एक हंगर में ले जाता है जिसमें 7 एंशिएंट मैजिक एयरशिप होते हैं जो मॉडर्न मैजिक टेक्नोलॉजी का बेस था। ब्रूकहार्ट कहता है कि ये डिस्कवरी सेंचुरी की सबसे बड़ी खोज है और इसकी वैल्यूज मिलियंस ऑफ गोल्ड कॉइन्स में होगा। आरुइन फिर एक लीवर खींचता है और एक गेट खुलता है जो हैंगर से बाहर की तरफ जाता है और सभी डेंजन छोड़कर खुश हो जाते हैं। जल्दी ही ओएल और उसकी पार्टी किंग के सामने जाकर उन्हें डेंजन में मिली सारी चीजें पेश करते हैं। किंग सब कुछ खरीद लेता है जबकि मैजिक गिल्ड फोर्स टेलीपोर्टेशन सर्कल खरीद लेती है। अब रिवॉर्ड मनी मिलने का टाइम आता है और इधर प्राइम मिनिस्टर अटक कर घोषणा करता है कि वेल के पार्टी के हर एक मेंबर को 2 मिलियन गोल्ड कॉइन मिलेगा इस मिशन को सक्सेसफुली पूरा करने के लिए, क्योंकि रियासत के पास इतना पैसा पूरा नहीं है और वो तुरंत ये नहीं दे सकता। इसी वजह से 20 साल की इंस्टॉलमेंट में ये चुकाया जाएगा। वेल को तुरंत पैनिक अटैक आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि इतने सारे पैसों पर उसे बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। वो फैसला करता है कि वो राजधानी से निकलकर एकेडमी सिटी अपने पुराने मेंशन पर वापस चला जाए। वो अपना ये प्लान आर्मस्ट्रांग को बताता है जो उसे फ्यूचर के लिए शुभकामना देता है। आर्मस्ट्रांग उसे ये भी बताता है कि जब वो डेंजन में था तब लोग राजधानी में उसकी मरने का अफवाह फैला रहे थे। वेल ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है कि ऐसा क्यों। आर्मस्ट्रांग कहता है कि तुम बहुत जल्दी सक्सेसफुल बन गए हो, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आ चुका है जिस वजह से लोग अब तुमसे जलने लगे हैं। उसके फ्रेंड भी उसे कहता है कि लोग उनसे जलते हैं क्योंकि वो ड्रैगन स्लेयर पार्टी का मेंबर है और अब रिवार्ड की वजह से और भी जलन बढ़ चुकी है। किसी को पैसों के चक्कर में परेशानी नहीं चाहिए थी, इसलिए सुजन एडवेंचरर गिल्ड का रूल बुक निकाल कर कहती है कि वो अपना रिवार्ड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लुइस और आर्विन भी इस बात से सहमत हो जाते हैं और अपना हिस्सा वेल को देने की बात करते हैं। बस उन्हें सैलरी में गिफ्ट्स और कुछ पैसा दे दे तो चल जाएगा उन सभी का। सुजन एलिस से पूछती है कि वो अपने रिवार्ड से क्या करेगी, तो वो कहती है कि उसका सब कुछ उसके होने वाले पति का है। अरे यार कितनी औसम है। इस तरह अब वेल के पास 10 मिलियन गोल्ड कॉइन हो जाता है। अरे वेल भाई थोड़ा साइड में आना ना, कुछ मुझे और मेरे सब्सक्राइबर को भी दे देना। जोक्स अपार्ट गुरु, अब लोग और भी ज्यादा जलेंगे हमारे वेल से। वेल का सुरक्षित वापस आने की खबर रुकनर तक पहुंच जाती है। ये वही भोंदू नोबेल है जिसने अफवाह फैलाई थी कि वेल मर चुका है। वो सोचता है कि भले ही लड़का डेंजन से वापस आ गया हो, अब उसके दुश्मन एकजुट हो गया है और उसे सीधा नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ दिन बाद वेल अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहा होता है, तभी उसे खिड़की के बाहर कोई दिखता है। उसे डर लगता है कि शायद कोई चोर या फिर कोई सुपारी किलर इधर आ चुका है, इसलिए वो फैसला करता है कि जब वो एकेडमी सिटी अपने मेंशन पे शिफ्ट होगा तब वो एक गार्ड रखेगा। उसके दोस्त भी इस प्लान से बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि वो गार्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, वफादार और मैनेजमेंट में अच्छा होना चाहिए। उनके दिमाग में बस एक ही नाम आता है, वो है स्पेयर फैनेटिक, जिसका नाम है रॉडिच। अरे वही बंदा जो हर बार हमारे वेल को इम्प्रेस करने की कोशिश करता था। सुजन कहती है कि वेल को उस बंदे को ही हायर करना चाहिए। वेल थोड़ा सा हैरान होता है लेकिन वो डिसाइड करता है कि एक बार देख ले कि
क्या रॉडिज अभी भी उनके साथ काम करना चाहता है कि नहीं। और रॉडिज को घर बुलाता है और पूछता है कि क्या वो रिटर्नर बनकर उनके साथ जुड़ना चाहेगा। ये सुनते ही रॉडिज रो पड़ता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन उसके जीवन में आएगा। तभी वो स्टॉकर जो घर के आसपास घूम रही होती है वो सबके सामने आ जाती है और केक देखकर मुंह से पानी गिराने लगती है। लुइस और रॉडिज उसे पकड़ने की कोशिश करता है और आरविन वेल के फेस नीचे दबा देता है ताकि उसे बचा सके, लेकिन वो लड़की बहुत ज्यादा तेज होती है और बचकर निकल जाती है। रॉडिज कहता है कि उसे वही लोग भेजे होंगे जिन्होंने वेल की मरने की झूठी खबर फैलाई थी। वो इजाजत मांगता है कि इसे इन्वेस्टिगेट करे और साथ ही उसे तुरंत कैपिटल छोड़ने का सलाह देता है, लेकिन वेल के कुछ और काम बाकी होते हैं। अगले दिन वो अपनी पार्टी के साथ मैजिक गिल्ड के रिसर्च लैब पे जाते हैं क्योंकि उसने सुना है कि उन्होंने डेंजन में मिले टेलीपोर्टेशन सर्कल को एक नया डिवाइस में बदल दिया है जो कुछ भी समन कर सकता है। इधर वेल बिना कुछ बकवास किए उस मैजिक सर्कल में खड़ा हो जाता है उसे टेस्ट करने के लिए। वो अपनी इच्छा के बारे में सोचता है मैजिक सर्कल में, तभी मैजिक सर्कल चलने लगता है और जो वो इमेजिन कर रहा था वही सामने आता है जो एक लैब असिस्टेंट का पैंट होता है। वो असिस्टेंट दौड़ के आता है एंड गुस्सा होकर वेल को एक थप्पड़ मार देती है एंड अपनी पैंट को लेके वापस चली जाती है। इधर वेल की जो गर्लफ्रेंड है वो शर्मिंदा होती है कि वेल उनका छोड़कर किसी और के बारे में सोच रहा था, लेकिन वो आरविन को ब्लेम करता है इस वजह से कि उसने ही उसके मासूम दिमाग को खराब कर दिया है। इधर बेचारा आरविन ब्लेम को एक्सेप्ट कर लेता है। थोड़ा शांत होने के बाद वेल दूसरी बार ट्राई करता है। इस बार उसकी लड़कियां अपने कपड़ों को जोर से पकड़ लेती है पर वो सक्सेसफुल हो जाता है और जो वो चाहता था उसे वो सुमोन करता है। वो उसे एक व्हील बैरो में ले जाकर लैब से बाहर निकालता है। स्टॉकर भी वहाँ होती है जो उस चीज की खुशबू सूंघ लेती है और पीछे लग जाती है। वेल अपने घर में एक पार्टी रखता है सबके लिए जो उसकी मदद कर चुका था। कैपिटल छोड़ने से पहले सब खाना पीना एंजॉय कर रहे होते हैं, तब वेल अपना लेटेस्ट डिश लाता है टूना सोया सॉस के साथ। वो कहता है कि उसने ये फिश मैजिक टूल का इस्तेमाल करके पकड़ी है। मेहमान पहले डाउट करता है रॉ फिश खाने में, पर वेल इंसिस्ट करता है एक बाइट लेने के लिए। खाने के बाद सबको बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। स्टॉकर भी देखकर ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाती अपने आप पर। तभी रॉडिज अपने मिशन से लौटता है और वेल को बताता है कि प्राइम मिनिस्टर के भाई रुकर ही इस रूमर के पीछे थे। रॉडिज कहता है कि रुकर अपने बड़े भाई की कुर्सी छीनना चाहती है और प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, इसलिए वो उन लोगों को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था जो प्राइम मिनिस्टर के बहुत ज्यादा करीब थे। उसने तो वेल के परिवार को भी झूठा खबर भेजा था कि वेल मर चुका है ताकि कर्ट के बच्चे वेल की प्रॉपर्टी इनहेरिट करे और हमेशा उसकी एहसानमंद रहे। वेल गुस्सा होता है और सोचता है कि कुछ करना चाहिए, पर रॉडिज पहले ही उसे निपटा चुका होता है। उसने झूठी अफवाह फैला दी कि रुकर ने ही वेल को डेंजन में मारने की साजिश की थी और अब किंग उसे इंट्रीगेट करने वाले हैं। वेल कहता है कि ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया, पर रॉडिज अपनी पर्सनल वजह बताता है। वो बताता है कि रुकर उसकी डैड है जो उसकी माँ को छोड़कर भाग गया था। रॉडिज जानता था कि उसका बाप एक निकम्मा इंसान है, इसलिए सबसे पहले उसी की ही जांच की एंड उसका शक सही था। जब वो अपनी फैमिली ट्रेवल्स डिस्कस कर रहा होता है तब एलिस आती है और रॉडिज के लिए टूना लाती है। वो स्टॉकर लड़की अपना भूख और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाती और जोर से दरवाजा पे धक्का मारते हुए अंदर आ जाती है। सब रेडी हो जाता है लड़ाई करने के लिए, पर वो लड़की दरवाजा तोड़कर सीधा वेल की तरफ ही दौड़ती है। आरविन उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो उसे जमीन पर गिरा देती है। इधर वेल डर जाता है ये सोचकर कि ये लड़की उसका जान लेने आई है, पर लड़की सिर्फ टूना का एक प्लेट उठाती है और खाने लगती है। तब एक जनरल उधर आता है और अपनी बेटी के ये रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। वो उसका इंट्रोडक्शन करवाता है। इस लड़के का नाम है विल्मा। वो कहती है कि वो पिछले कुछ दिनों से वेल को देख रही थी ताकि वो डिसाइड कर सके कि क्या वो उसे खिला सकता है कि नहीं। वेल उसके टेस्ट को पास कर लेता है। उसके डैड समझाता है कि उसकी बेटी बीमारी से जूझ रही है जो कि एक हीरो सिंड्रोम है। इसका मतलब है कि उसके शरीर में हमेशा मैजिक भक्ति रहती है जो उसे बहुत ज्यादा ताकत देती है, पर साथ ही उसके अंदर बहुत कैलोरी बर्न हो जाती है जिस वजह से उसे भूख लगती है। इस वजह से उसे लगातार खाना पड़ता है और जनरल सोचता है कि अगर वेल उसे उसका बॉडीगार्ड या पत्नी बना ले तो वो खर्चे को संभाल लेगा। वेल कहता है कि वो एक आम एडवेंचरर की तरह जिंदगी जिएगा और छोटे जानवरों का शिकार करेगा। उसे ऐसे पावरफुल बॉडीगार्ड की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जनरल कहता है कि वो आम एडवेंचरर की तरह जीने वाला नहीं है क्योंकि उसके जासूस ने सुना है कि ड्यूक अमेडियस ने ये डिसाइड किया है कि वो उसके टेरिटरी में मॉन्स्टर का शिकार करे और विल्मा उसके पार्टी के लिए एक बेहतरीन मेंबर होगी। ड्यूक उसके इंटेलिजेंस नेटवर्क पर बहुत ज्यादा हैरान होती है और फिर वो वेल के सामने आकर सच बोल देता है और उसे अपने इस
मिशन के लिए इंसिस्ट करता है। दूसरी तरफ रुकर का भेजा हुआ मैसेंजर वेल के घर पहुंचता है और उसके मरने का अफवाह कार्ट और उसकी पत्नी एमिलिया तक पहुंच जाती है। ये सुनकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। खत में लिखा होता है कि रुकर चाहता है कि कट के बच्चे वेल के टाइटल और प्रॉपर्टी इनहेरिट करे और उसकी फैक्शन में शामिल हो जाए। ये खबर सुनकर कार्ट खुशी में हंसने लगता है। एमिलिया चिल्लाती है जब वो खिड़की के बाहर कुछ देखती है। कार्ट भी देखने जाता है और वो जैसे ही बाहर झांकता है उसके चेहरे सफेद पड़ जाता है, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वहाँ पर असल में वेल और उसकी पार्टी होती है जो ड्यूक के प्लान पर उस टेरिटरी के लॉर्ड से बात करने आई है। ब्रूकार्ट वेल के डैड से बात करता है। वो बताता है कि 15 साल पहले पिछले ड्यूक ने एक एक्सपीडिशन चलाई थी इनचार्टेड फॉरेस्ट में, जहाँ उसके 2000 सिपाही मर गए थे। वेल के डैड उस घटना को जानता है क्योंकि उन्होंने भी अपने सिपाही भेजे थे। ब्रूकार्ट बताता है कि वो सभी मरे हुए सिपाही जब ज़ॉम्बीज बन गए हैं और वेल और उसकी टीम उन्हें शूट करने आए हैं। कार्ट अपनी औकात से ज्यादा एटीट्यूड दिखाता है और कहता है कि वो उनकी कोई मदद नहीं करेगा। ब्रूकार्ट कहता है कि चुपचाप बैठ जा, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत भी नहीं है। वो सिर्फ इस मिशन का रूल तय करने आए हैं। तब कार्ट उनसे अचानक से मांग करता है कि उनकी लैंड में काम करने के बदले उन्हें उसे एक ट्रिब्यूट देना पड़ेगा। वो विलेज चिफ से स्टैंडर्ड कमीशन पूछता है। जब उसे पता चलता है कि वो 30% है तो वो वेल से 50% मांगता है। उसका छोटा भाई हारमैन उसे समझाता है कि 50% बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कार्ट जिद पर आता है और कहता है कि वो 50% से काम नहीं लेगा। वैसे भी उनके गरीब सिपाहियों के पास वापस लाने लायक कुछ नहीं था, उनके फाइनल संस्कार पहले ही हो चुके हैं। तब एलिस उसकी बात काट कर कहती है कि उनकी आत्मा अभी भी उनके शरीर में फंसी हुई है और जब तक उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक उन्हें शांति नहीं मिलेगी। वो उनके लिए एक प्रॉपर फ्यूनरल करने का ऑफर करती है, लेकिन कार्ट कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वो एलिस पर आरोप लगाता है कि वो फ्यूनरल के खाने के लिए ऐसा कह रही है। आरविन अब तक कार्ट की बकवास को बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब वो गुस्से से फट पड़ता है और उसे अपने औकात में रहने को कहता है। कार्ट उसे और वेल को चिढ़ाता है और कहता है कि क्या तुम्हारे सारे रिटर्नर्स ऐसे ही गुंडे हैं। वेल मुश्किल से आरविन को रोकता है, वरना वो उसका गला तोड़ देता। वेल भी कार्ट की बकवास से तंग आ चुका होता है और अपने पिता जो असल में लॉर्ड है उनसे नेगोशिएशन करने के बारे में बात करता है। कार्ट को गुस्सा आ जाता है कि उसे इग्नोर किया गया, जिस वजह से वो फिर से चिल्लाता है। तब लुइस और सुजन उसे डांट देती है और कहती है कि एक बैरोन से बात करते वक्त तमीज से बात करे। इससे वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वेल सोचता है कि उसका भाई उसके पिछले जन्म का कोई टॉक्सिक क्लाइंट जैसा है। बाद में वेल और उसकी पार्टी हारमोन के साथ डिनर करते हैं। तो गाइस अब आगे क्या होने वाला है इसके लिए आपको पार्ट 2 जरूर देखना पड़ेगा। ये एनीमे बहुत ज्यादा मजेदार है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में मुझे बताना कि इसका सेकंड पार्ट आपको चाहिए कि नहीं। तो मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।